Welcome to Shiksha Vidya Niketan. Today our topic is based on Science Part 1 of 10th Standard. Lesson number 3, Chemical Reactions and Equations. हमारा पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन है. As per definition, a chemical reaction happens when one or more chemicals are changed into one or more other chemicals. यानी कि जब एक या दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट होके कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो नया केमिकल जनरेट करते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके हमें एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं. फर्स्ट फिजिकल चेंज, सेकेंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में देखते हैं. पहला पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर रिमेन्स द सेम. यानी कि फिजिकल चेंज में जो रिएक्शन होता है उसका मुख्य अस्तित्व वो चेंज नहीं होता. सेकेंड वन, चेंजेस रिमेन्स टेम्पररी. अगर हमको लग रहा है कि वो चेंज हो गया है तो वो सिर्फ टेम्पररी बेस्ड पे है, वो हमेशा के लिए नहीं हुआ है. थर्ड वन, इट इज़ रिवर्सिबल. जैसा कि टेम्पररी बेस्ड वहाँ पे सेकेंड पॉइंट में मेंशन किया है, तो अगर चेंजेस थोड़ी देर के लिए हुआ भी है तो वापस से अपने मुख्य अस्तित्व में आ जाएगा. जैसा कि एग्जांपल में है, वाटर आइस बनेगा अगर फ्रीजर में रखा तो, लेकिन फ्रीजर से बाहर निकाला तो वापस से वाटर बन जाएगा. केमिकल चेंजेस में इसका अपोजिट है. द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस. यानी कि इसका कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, मुख्य अस्तित्व ही बदल जाता है. सेकेंड पॉइंट, चेंजेस रिमेन्स परमानेंट. एक बार बदल गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा. थर्ड वन, इट इज़ इरिवर्सिबल. अब जब हमेशा के लिए हो गया है तो वापस से अपने मुख्य अस्तित्व में नहीं आएगा. जैसे कि एग्जांपल में दिया है, मिल्क कर्ड बन जाएगा. यानी कि दूध दही बन गया तो दही वापस से दूध नहीं बनेगा. रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, यानी कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो समझना है हमें. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट एक ही एग्जाम्पल का है, बस उसको लिखने का वे अलग अलग है. फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं. अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ अ जिंक सल्फेट ZnSO4 इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ अ जिंक डस्ट टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट CuSO4. पहला वाला जो पॉइंट दिया हुआ है वो एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का फुल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमें कौन सा रिएक्टेंट लेना है, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वो सब. सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, ये हमारे दोनों रिएक्टेंट है. फिर एरो करके राइट साइड प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. यानी कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा इन शॉर्ट करने के लिए सेकेंड वाले पॉइंट में दिया हुआ है. ये जो सेकेंड पॉइंट है वो वर्ड इक्वेशन का टाइप है, इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे. थर्ड वाला जो पॉइंट है, CuSO4 प्लस Zn एज रिएक्टेंट, फिर एरो करके राइट साइड में प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस Cu जो मिला है, ये भी सेकेंड पॉइंट से थोड़ा और शॉर्ट किया हुआ है. ये केमिकल फॉर्मूला से बना हुआ है. ये केमिकल फार्मूला लिखने का सही तरीका है, यानी कि केमिकल इक्वेशन हम इसी केमिकल फार्मूला के बेस पे लिखते हैं. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, फिर एरो करके प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2. यानी कि रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा तो उसके बीच में हम लोग प्लस साइन मेंशन करेंगे. रिएक्टेंट हमेशा लेफ़्ट साइड में रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में रहेगा. सेकेंड पॉइंट, टू इंडिकेट द स्टेट्स ऑफ एलिमेंट. अब हमें रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट वो कौन से फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, वो हमें मेंशन करना होगा. अगर एलिमेंट गैसेस फॉर्म में है तो हमें एलिमेंट के जस्ट राइट साइड में G मेंशन करना होगा. लिक्विड है तो L, सॉलिड है तो S मेंशन करना होगा. कभी कभी हमें इन द प्रोडक्ट अगर गैसेस फॉर्म में है तो अपवर्ड पॉइंटिंग एरो मेंशन कर सकते हैं. अगर सॉलिड को दिखाना है तो डाउनवर्ड एरो मेंशन कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, हीट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं. कभी कभी हम एरो के ऊपर देखते होंगे हीट लिखा हुआ रहता है, हीट की जगह पे हम लोग ट्रायंगल भी लिख सकते हैं. फोर्थ पॉइंट,
टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, अगर ये तीनों कोई भी मेंशन करना है तो हमें एरो के अबो साइड पे लिख सकते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग क्या होता है? अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, दोनों इक्वल रहा तो ही बैलेंसिंग होगा। If the number of atoms of each element is not the same on the two sides of an equation, it is called an unbalanced equation। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं रहा तो वो अनबैलेंस इक्वेशन होगा। यहाँ पे एक केमिकल का नाम दिया हुआ है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कितने एलिमेंट हैं? कैपिटल N के बाद स्मॉल a लिखा हुआ है, यानी कि ये एक एलिमेंट हुआ Na। फिर कैपिटल O लिखा हुआ है, ये दूसरा एलिमेंट हुआ। फिर कैपिटल H लिखा हुआ है, ये तीसरा एलिमेंट हुआ। अब तीनों एलिमेंट का नंबर ऑफ़ आइटम कितना है? जैसे कि स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है तो ये 2 सबके लिए है, Na के लिए भी है, O के लिए भी है और H के लिए भी है। इसलिए Na का भी नंबर ऑफ़ आइटम 2, O का भी नंबर ऑफ़ आइटम 2 और H का भी नंबर ऑफ़ आइटम 2। इस एग्जांपल में केमिकल फॉर्मूला H2O लिखा हुआ है, यानी कि वाटर। अभी यहाँ पे कैपिटल H और कैपिटल O यानी कि 2 एलिमेंट है। अब दोनों एलिमेंट का नंबर ऑफ़ आइटम कितना है? H के राइट साइड में नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि H का ही नंबर है, O का नहीं है। तो H का नंबर ऑफ़ आइटम 2 और O के बाद कुछ नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ आइटम ऑफ O इज़ 1। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है NaOH प्लस H2SO4, फिर राइट साइड में प्रोडक्ट Na2SO4 प्लस H2O। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि टोटल कितना एलिमेंट है। पहला Na, दूसरा O, तीसरा H, चौथा S, टोटल 4 एलिमेंट। अब लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ़ आइटम्स कितना है वो हमें सब मेंशन कर लेना है। तो Na का लेफ़्ट साइड में 1, राइट साइड में 2 मैच नहीं हो रहा है, इसलिए क्रॉस का साइन दिया हुआ है। O का लेफ़्ट साइड में 5, राइट साइड में 5 मैच हो गया, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। H का लेफ़्ट साइड में 3, राइट साइड में 2, ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो क्रॉस। S का लेफ़्ट साइड में 1, राइट साइड में 1, इसको भी कुछ नहीं करना है। यानी कि हमें Na नहीं तो H, इन्हीं दोनों को इक्वल करना है। सबसे पहले हम Na को इक्वल करेंगे। Na का लेफ़्ट साइड 1 है और राइट साइड 2 है, तो लेफ़्ट साइड में कम है, इसलिए हम लेफ़्ट साइड में ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे NaOH में। जैसे कि देख रहे हैं आप, 2 से NaOH में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का नंबर ऑफ़ आइटम में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। तो हम लोग सब फिर से एक बार एनालाइज करके नंबर ऑफ़ आइटम्स लिख लेंगे, जिससे हमें Na का लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों ही 2 मिला, वो इक्वल है। S का भी लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों 1 1 है, वो भी इक्वल है। O का लेफ़्ट साइड में 6, राइट साइड में 5 मिसमैच। H का लेफ़्ट साइड में 4, राइट साइड में 2 मिसमैच। इसलिए देखेंगे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दोनों से कौन सा कम है। O का भी राइट साइड का ही कम है और H का भी राइट साइड का ही कम है, इसलिए राइट साइड में ही हम H2O में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में H2O में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर से एक बार नंबर ऑफ़ आइटम सबका एनालाइज करेंगे और लिखेंगे। तो Na का भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में 2 2 है, O का भी लेफ़्ट साइड राइट साइड में 6 6, H का भी सेम है 4 4, S का भी सेम है 1 1। यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड ईच एंड एवरी एलिमेंट का नंबर ऑफ़ आइटम सेम है, सब सेम है, मतलब ये बैलेंस हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज पर डेफिनेशन, when 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, 2Mg प्लस O2 प्रोडक्ट मिलेगा 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये 2 रिएक्टेंट का रिएक्शन होगा तो हमको 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। सेकेंड टाइप, decomposition reaction. As per definition, the chemical reaction in which
two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. इसका मतलब यह है जब रिएक्टेंट एक ही होता है लेकिन उससे जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है C12H22O11, ये शुगर है। इसको हम लोग हीट करने के बाद हमको कार्बन और वाटर मिलता है, दो प्रोडक्ट मिला। थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज पर डेफिनेशन, the reaction in which the place of the ion of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. जैसा कि डेफिनेशन में बोला है, एक रिएक्टिव एलिमेंट के पास जो आयन है वो दूसरे जो उससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा उसके पास चला जाता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल में दिखा रहा है, Cu हमारा रिएक्टिव एलिमेंट है, SO4 उसके साथ कंपाउंडेड है, Fe वो Cu से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो Fe Cu का कंपाउंड आयंस SO4 को अपने साथ ले लेगा और Cu अकेला रह जाएगा। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया है। फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हमने थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, वैसे ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट में हुआ, एक एलिमेंट से दूसरा रिएक्टिव एलिमेंट आयंस ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में जब एक दूसरे से लेगा तो दूसरा भी पहले वाले से ले लेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे अपना आयंस। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा है। जैसा कि एग्जांपल में बेरियम के साथ क्लोराइड है और जिंक के साथ सल्फेट है रिएक्टेंट में, तो वही रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में बेरियम के साथ सल्फेट हो जाता है और जिंक के साथ क्लोराइड हो जाता है। यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है रिएक्टेंट में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट में या फिर गिवन अवे। फर्स्ट एग्जांपल एंडोथर्मिक का, CaCO3 प्लस हीट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो प्रोडक्ट में हीट नहीं रहता, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एक्सोथर्मिक में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट होता है। ऑक्सीडेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट combines with oxygen or loses hydrogen to form the product is called oxidation reaction. ऑक्सीडेशन का मतलब है जब केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन या तो कंबाइन होता है या फिर हाइड्रोजन रिलीज होता है, दोनों में से कोई भी एक हुआ तो वो ऑक्सीडेशन होगा। फर्स्ट वाला जो हमारा दिया हुआ है, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये ऑक्सीडेशन है। लूजेस हाइड्रोजन में देखते हैं MgH2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड को हीट देने के बाद हमको मैग्नीशियम और हाइड्रोजन मिलता है, यानी कि हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो जब भी ऑक्सीजन कंबाइन हो या हाइड्रोजन रिलीज हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा, तो वो दोनों ही रिडक्शन होता है। फर्स्ट हमारा एग्जांपल जो है, कंबाइंस विथ हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, यानी कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ ऐड होता है तो हमको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। दूसरा, लूज ऑक्सीजन, यानी कि जब सिल्वर ऑक्साइड को हम हीट देंगे तो हमको सिल्वर प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। ये दोनों हमारा रिडक्शन का एग्जांपल है।
रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उसके हिसाब से हम समझते हैं। CuO प्लस H2, फिर राइट साइड में दिया है Cu प्लस H2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो हमें एज अ प्रोडक्ट कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। CuO और Cu के साथ जो ऑक्सीजन था वो Cu से अलग हो गया है, यानी कि ये रिडक्शन। और H2 के साथ बाद में H2O हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो गया, इसलिए ये रिडॉक्स। कोरोजन, यानी कि यहाँ पे रस्ट की बात हो रही है। जब भी कोई आयरन वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो आयरन को रस्ट लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है टू स्टडी रस्टिंग का। यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब्स दिया हुआ है, हर एक टेस्ट ट्यूब में एक एक आयरन रखा हुआ है। फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में ऑयल लेयर ऑन अ बॉइल्ड वाटर, सेकेंड में सॉल्ट सॉल्यूशन, थर्ड में एयर, फोर्थ में एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सवाल ये था कि सबसे पहले जंग किस में लगेगा, सबसे पहले कौन सा आयरन को रस्ट लगेगा। तो आंसर रहेगा सेकेंड वाला ट्यूब, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन की वजह से रैपिड रस्ट होता है आयरन को। और सबसे कम यानी कि नहीं होगा जंग वो है फोर्थ वाला, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की वजह से आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। Rancidity. When we use old leftover cooking oil for making foodstuff, it is found to have a foul odor called rancidity. If food is cooked in such oil, its taste also changes. When oil or ghee is left aside for a long time or a fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid. Rancidity in the food stuff cooked in oil or a ghee is prevented by using antioxidants. The process of oxidation reactions of a foodstuff can also be slowed down by storing it in airtight container. यानी कि हमें रेंसिड ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसकी वजह से फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी थोड़ी चेंज हो जाती है, क्वालिटी तो डाउन होती ही है। इसकी वजह से हमारे हेल्थ पे बुरा असर हो सकता है और हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें फ्रेश ऑयल का यूज़ करना चाहिए, रेंसिड ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही ऑयल फूड में यूज़ करना चाहिए, ताकि वो बचे ना और हम उसे वापस से यूज़ ना कर सकें।